अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, और वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर रहे थे, तो उनमें से जो है हमने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल को डिस्कस करना है। तो इसमें देखें, सबसे पहले बताया गया है हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो हैं जो मल्टीसेलुलर सेल्स पर मिलके मुश्तमिल होते हैं, बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और वो मिलके हायर हैं, जिनका जिनके तमाम मिलके ऑर्गन्स जो होते हैं वो हायर लेवल के हैं, मिलके जो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो उन्हीं हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो कहता है जो ऑर्गन होते हैं और ऑर्गन सिस्टम होते हैं, तो उनको हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट पे ऑर्गन की डेफिनेशन दी गई है, तो ऑर्गन क्या होता है उसको हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी गई है, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस organized together to make a unit called organ। उसको आप क्या कहते हैं? ये ऑर्गन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि एटॉमिक, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल जो है उसमें हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे मिलकर एटम बनाते हैं, एटम जो है वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल जो है वो मिलकर ऑर्गेनेली एंड सेल बनाते हैं, सेल जो है वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जब ऑर्गन की बात आ जाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं वो इकट्ठे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, कंबाइन होते हैं, और उनका फंक्शन क्या होता है? रिलेटेड होता है। तो वो सब मिलकर जो है ये क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। तो यहाँ पे उसने यही कहा है कि मोर देन वन टाइप, एक से ज्यादा इकसाम के जो टिश्यूज होते हैं वो आपस में क्या होता है, जिनका फंक्शन क्या होता है? रिलेटेड होता है। तो सिमिलर नहीं कहा उसने, उसने कहा रिलेटेड, जिनका फंक्शन क्या होता है? मिलता जुलता होता है। तो ऐसे ऑर्गन जो है वो क्या होता है? ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इकट्ठे, और वो एक यूनिट बनाते हैं। उस यूनिट को उसने क्या नेम दिया है? ये ऑर्गन का नेम दिया है। तो ये इसकी डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन में उसने कहा है कि डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं एक ऑर्गन के अंदर वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन। अब एक ऑर्गन के अंदर जितने भी टिश्यूज होंगे वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो उसके बाद जो है फिर वो कहता है इन सब का फंक्शन जो है वो किसका फंक्शन बन जाता है? ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है। तो यही बात यहाँ पे उसने की है, दीज फंक्शंस कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। तो फिर टिश्यूज के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब मिलकर फिर किसका फंक्शन बन जाते हैं? ऑर्गन का फंक्शन बन जाते हैं। जिस तरह से मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि घर के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं वो उनको वर्क जो है असाइन कर दिया जाता है, तो वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपना अपना फंक्शन जो वो परफॉर्म करते हैं, तो वो सब मिलकर जो है वो घर का काम जो है वो बन जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही बात कर रहा है कि एक ऑर्गन के अंदर जितने भी टिश्यूज होते हैं वो अपना अपना डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, और फिर उन सब का फंक्शन जो है वो किसका फंक्शन बन जाता है? एक ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है। जैसा कि उसने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है, स्टमक। स्टमक जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है। अब इस ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो स्टमक क्या एक ऑर्गन है जो कि किस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है? स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन एंड फूड स्टोरेज। तो ये स्टमक क्या करता है? एक तो प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है, और दूसरा ये फूड को अपने अंदर स्टोर करता है। ये इसके फंक्शन दिए गए हैं स्टमक के। अब देखें इसके अंदर जो टिश्यूज हैं, मेजर टिश्यूज, उनके बारे में बताया गया है कि टिश्यूज इसके अंदर कौन कौन से हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर। तो उसने बताया हुआ 2 मेजर टिश्यूज हैं। कितने टिश्यूज हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर? 2 मेजर टिश्यूज हैं। और वो कौन कौन से हैं उसके बारे में बताया गया है। एपिथेलियल टिश्यू, जिसको आप क्या कह सकते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू वो होता है जो किसी भी ऑर्गन की कवरिंग पर मौजूद होता है, उसको एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। इसको ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहा गया है क्योंकि ये एज अ ग्लैंड फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसलिए अब ग्लैंड क्या होता है? मिलके जो सिक्रेशन खारिज करता है। इट्स मीन यहाँ पे अगर इसको ग्लैंडुलर टिश्यू कहा गया है तो ये भी कुछ सिक्रेशन ही रिलीज कर रहा होगा। और वो सिक्रेशन क्या खारिज करता है? तो यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि सिक्रेट करता है क्या चीज? गैस्ट्रिक जूस। क्या चीज सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक
गैस्ट्रिक जूस जो है वो किस चीज के लिए होता है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने के लिए होता है, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए होता है। तो इसका मतलब है कि ग्लैंडुलर टिश्यू जो स्टमक के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, ये क्या करवाता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है। अब ये तो एक इसके अंदर जो है टिश्यू हो गया। अब सेकंड टिश्यू इसके अंदर कौन सा होता है, तो सेकंड टिश्यू जो है इसके अंदर होता है मस्कुलर टिश्यू। वो कौन सा होता है, मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, ये एक्चुअली मसल टिश्यू होता है। तो इसमें क्या मौजूद होते हैं, मसल्स मौजूद होते हैं। तो अब इसमें जो है जो स्टमक के अंदर जो टिश्यूज मौजूद होते हैं मस्कुलर टिश्यू, वो होते हैं स्मूथ मसल्स के जो है टिश्यूज मौजूद होते हैं। तो अब देखें इसका फंक्शन क्या होता है, ये परफॉर्म करता है कॉन्ट्रैक्शंस। ये स्टमक की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ऑफ स्टमक वॉल। स्टमक की जो वॉल होती है उसको ये क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। अब उसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, फूड जो है उसकी ग्राइंडिंग भी हो जाती है, और इसके अलावा फूड जो है मूव करके स्टमक के पोस्टीरियर साइड की तरफ भी चली जाती है। अब स्टमक का पोस्टीरियर साइड क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये स्टमक है, तो अब इसके अंदर जो है यहाँ पे जब फूड जो है वो ग्राइंड भी हो जाती है और वो मीन के डाइजेस्ट भी हो जाती है, तो अब उसको इसके पोस्टीरियर साइड की तरफ, मीन के पीछे वाले हिस्से की तरफ जो है ये पुश करना भी किसका फंक्शन होता है, ये मस्कुलर टिश्यू का। तो इसका मतलब है मस्कुलर टिश्यू जो है वो टू फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक तो स्टमक की वॉल को ग्राइंड करके ताकि उसके अंदर जो फूड है वो डाइजेस्ट हो सके, उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो सके ताकि प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो हो जाए। और इसके अलावा सेकंड इसका फंक्शन क्या होता है, ये फूड को स्टमक की पोस्टीरियर साइड की तरफ जो है उसको पुश कर देता है। तो ये इसका फंक्शन है। अब दोनों के देखें फंक्शन जो है वो सिमिलर तो नहीं है बट रिलेटेड है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू जो है उसका भी फंक्शन क्या हुआ, वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा रहा है, मिलके फूड को डाइजेस्ट करवा रहा है। अब मस्कुलर टिश्यू जो है ये फंक्शन तो डिफरेंट वे में परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसका मिलके फाइनल जो आप कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाना ही होता है, मिलके फूड को डाइजेस्ट करवाना ही होता है। तो दोनों जो है वो फूड को डाइजेस्ट ही करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट देखें, इसमें टू टिश्यू जो है वो जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो किसका फंक्शन बन जाता है, वो स्टमक का फंक्शन बन जाता है। तो ये दोनों टिश्यूज जो है मिलके जो जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो कलेक्टिवली फंक्शन बन जाता है स्टमक का। तो यहाँ तक जो है ये हमारा ऑर्गन लेवल है, और उसके बाद फिर हमने डिस्कस करना है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो अब देखें ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। ये क्या है, नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उनके अंदर जो अगला लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। इसमें बताया गया है डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो क्या करते हैं, परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस ऑर्गेनाइज टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, और वो फिर मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। जिस तरह से मैंने कहा था कि टिश्यूज जो है, डिफरेंट टिश्यूज जो है जिनका फंक्शन रिलेटेड होता है वो मिलकर जो है ऑर्गेनाइज होकर ये ऑर्गन बनाते हैं। तो इसी तरह एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं जिनका फंक्शन रिलेटेड होता है, तो वो ऑर्गेनाइज होते हैं और ऑर्गेनाइज होकर एक यूनिट बनाते हैं। उस यूनिट को हम क्या नेम देते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो इसमें भी वही बताया गया है कि ऑर्गन सिस्टम जो है उसके अंदर ईच ऑर्गन, हर ऑर्गन जो है वो क्या करता है, कैरीज स्पेसिफिक फंक्शन। एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, हर ऑर्गन जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट फिर वो कहता है कि फंक्शंस ऑफ ऑल द ऑर्गन्स, तमाम ऑर्गन्स का जो फंक्शन होते हैं तो वो क्या होते हैं, अपीयर्स एज अ फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। तो वो कलेक्टिवली किसका फंक्शन जो है वो नजर आता है, वो ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन नजर आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल स्टमक जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है प्रोटीन भी डाइजेस्ट होती है, उसमें लिपिड्स भी डाइजेस्ट होते हैं, उसमें आप कह लें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो भी डाइजेस्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो पेंक्रियाज से एंड लीवर से मिलके गॉल ब्लैडर के थ्रू जो है वो इसके अंदर आ रहे होते हैं, और यहाँ पे फाइनल जो है प्रोटीन मिलके फूड की डाइजेशन हो जाती है। अब देखें स्टमक का अपना फंक्शन है
स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना फंक्शन है, इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन का अपना फंक्शन है। तो इसके अलावा बाकी जो ऑर्गन सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन होते हैं, सब एक का फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन फाइनली सबका जो रोल होता है वो किस चीज में होता है, प्रोटीन को, मिल के फूड को डाइजेस्ट करवाने में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं, सबका फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक होता है, फिर सबका फंक्शन जो है वो मजमूई तौर पर किसका फंक्शन कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट इसमें देखें, एग्जांपल दी गई है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम को एज ए ऑर्गन सिस्टम जो है यहाँ पे लिया गया है। तो ऑर्गन सिस्टम जो है वो कहता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये कैरी करता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये डाइजेशन के प्रोसेस को कैरी करता है। तो अब इसमें देखें, इसके अंदर मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। ऑर्गन के अंदर हमने टिश्यूज को डिस्कस किया था, अब ऑर्गन सिस्टम के अंदर हम ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं। तो मेजर टाइप के जो ऑर्गन्स हैं इसके अंदर, इसके फ्रेमवर्क में वो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसा कि ओरल कैविटी, ये एक ऑर्गन है। इसके अलावा उसने बताया हुआ स्टमक, स्टमक जो है ये भी एक ऑर्गन जो है ऑर्गन सिस्टम के अंदर मौजूद होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये जो है ये तमाम ऑर्गन जो है ये ऑर्गन सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, जो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा ये लीवर और पेंक्रियाज, ये इसके अंदर जो है ऑर्गन सिस्टम के अंदर मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि इनके बगैर भी ऑर्गन सिस्टम जो है, मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इनके साथ ये इनका मिलके इनके ऑर्गन तो काउंट नहीं किए जाते, बट इनके साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स के तौर पर ये मौजूद होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सिक्रीशंस खारिज करनी होती हैं, जो कि फूड के जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखें, उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्लांट्स के अंदर जो है ऑर्गन सिस्टम लेस कॉम्प्लेक्स क्यों है, तो उसकी रीजन यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे कहता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो क्या है, लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर ये कम पेचीदा है, ये लेस कॉम्प्लेक्स है। जैसा कि उसने एग्जांपल दिया है रूट सिस्टम, तो रूट सिस्टम जो है उसमें जस्ट रूट्स होती हैं, बहुत ही सिंपल सा एक ऑर्गन सिस्टम है प्लांट्स के अंदर। तो ये मिलके सिंपल क्यों होता है, ये कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं होता, तो उसके उसने यहाँ पे बताया कि एज कम्पेयर टू एनिमल्स, एनिमल्स की निस्बत, तो उसने यहाँ पे रीजन भी उसकी दी है कि क्योंकि वो कहता है एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ग्रेटर रेंज ऑफ एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जाती हैं देन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो है उनके अंदर बहुत ही मिलकर सिंपल किस्म के फंक्शन जो है, एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जाती हैं, और इसके अलावा जो मिलके एनिमल्स हैं उनके अंदर जो है बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म के मिलके फंक्शन जो है एंड एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। तो ये जो है, तो यहाँ तक हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है उसको हमने डिस्कस किया है। फर्दर जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। बच्चे, हमने नेक्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमने डिस्कस करना है, और वो है इंडिविजुअल लेवल। अब इंडिविजुअल लेवल को हम डिस्कस करेंगे। इसमें बताया गया ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज होकर वो क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल या आप कह लें कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था कि टिश्यूज जो है वो मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन जो है मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम जो है वो ये दोनों मिलकर जो है ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम जो है ये मिलकर इंडिविजुअल या आप कह लेंगे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। नेक्स्ट इसमें देखें, बताया गया इन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी प्रोसेसेस या एक्टिविटीज होती हैं किसी भी ऑर्गन के थ्रू जो परफॉर्म होती हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम के थ्रू, ये सारी क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होती है। तो जितने भी मिलके फंक्शंस हैं या प्रोसेसेस हैं या एक्टिविटीज हैं जो किसी भी ऑर्गन के थ्रू परफॉर्म हो रही होते हैं या फिर किसी भी ऑर्गन सिस्टम के थ्रू, ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं, इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो उसकी एक एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, जैसा कि वो कहता है एक मैन जो है वो क्या होता है, एंगेज इन कंटिन्यूअस और हार्ड एक्सरसाइज। एक आदमी जो है वो बहुत ही सख्त एक्सरसाइज कर रहा होता है और कंटिन्यूअस एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो उस वक्त वो कहता है नॉट ओनली हिज मसल्स वर्क, सिर्फ उसके मसल जो है वो काम नहीं कर रहे होते, बट ऑल्सो इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। तो साथ साथ उसकी हार्ट बीट जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, एंड इसके साथ साथ उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है, सांस लेने की जो रफ्तार है वो भी बढ़ जाती है। तो इनका इसके साथ क्या रिलेशन है, हालांकि वहां पे तो काम कर रहे होते हैं मसल्स,
लेकिन ये चीजें जो है ये क्यों इंक्रीज हो जाती हैं? अब वो कहता है ये जो एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन है एंड हार्ट बीट, ये क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करनी होती है एंड फूड जो है वो सप्लाई करनी होती है मसल्स को, जो कि मसल्स को काम करने के लिए, मुसलसल काम करने के लिए जरूरत होती है। एक्चुअली जब मसल जो है वो काम कर रहे होते हैं तो उनको उस वक्त जो है कंटिन्यूअस वर्क के दौरान ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, ज्यादा से ज्यादा उनको फूड भी चाहिए होती है। अब ऑक्सीजन जो है वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो इसलिए बढ़ता है ताकि ऑक्सीजन जो है वो उनको सप्लाई हो सके और वो लंग्स के थ्रू जो है जब हम सांस लेते हैं। इसके अलावा वो ऑक्सीजन चली जाती है ब्लड के अंदर। अब ब्लड में पहले से फूड भी मौजूद होती है जो वहाँ मिनके स्मॉल इंटेस्टाइन से लाई जाती है। अब ऑक्सीजन भी उसके अंदर मौजूद होती है, तो फिर हार्ट बीट जो है इसलिए इंक्रीज हो जाता है ताकि ब्लड जो है वो तेजी से मसल्स की तरफ जाए, मसल सेल्स की तरफ, और उनको जाकर ऑक्सीजन भी सप्लाई करे और उनको जाकर फूड भी सप्लाई करे, ताकि वो जो मुसलसल काम कर रहे हैं उनको इन चीजों की जो जरूरत होती है वो पूरी हो सके। इसलिए हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है तमाम जो ऑर्गन्स है एक दूसरे के साथ क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। नेक्स्ट देखें, सेकंड जो मीन के अगला जो मीन के आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, वो है पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन लेवल की सबसे पहले जो है डेफिनेशन दी गई है। अब पॉपुलेशन क्या है? अ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो पॉपुलेशन जो है एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जो क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज का जो ग्रुप होता है। इसके अलावा लिविंग एट सेम प्लेस, जो एक ही जगह पर रह रहे होते हैं इन द सेम टाइम। मीन के ऑर्गेनिजम्स, एक जैसे ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करता है, एक ही जगह पर रह रहे होते हैं और एक ही टाइम में रह रहे होते हैं, ऐसे ग्रुप को आप क्या नेम देते हैं? ये पॉपुलेशन है। अब उसकी एक एग्जांपल दी गई है, जैसा कि वो कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन, ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया। पाकिस्तान ये उसकी लोकेशन हो गई एंड टाइम जो है वो यहाँ पे मेंशन है 2010। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो पाकिस्तान के अंदर 2010 में थी वो कितना थी? 173.5 मिलियन। तो इट्स मीन कि ये एक एग्जांपल है पॉपुलेशन की। नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है वो है कम्युनिटी लेवल। अब देखें पॉपुलेशन जो है वो मिलकर क्या बना रही होती है? कम्युनिटीज बना रही होती है। तो एक्चुअली वो कहता है कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी एक क्या होता है? असेंबलेज होता है, ये एक इकट्ठा होता है किस चीज का? डिफरेंट पॉपुलेशन का। मिलके एक कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो इकट्ठी हुई होती है, वहां पे वो इकट्ठे मिलकर रह रही होती है। अब वो कहता है नेक्स्ट क्या कहता है? इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं इन सेम इन्वायरमेंट। और फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो है वो एक जगह पर मौजूद है, तो उसके साथ बाकी जो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप होंगे अगर वो भी इनके पॉपुलेशन होंगी वो भी अगर सारी इकट्ठे मिलकर रह रही हैं, चाहे वो डिफरेंट मिलके ग्रुप से बिलोंग करती हैं, डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करती हैं, अगर पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट है बट वो एक ही जगह पर रह रही हैं, एक इन्वायरमेंट के अंदर रह रही हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये कम्युनिटी है। अगर उसी सेम ग्रुप की कोई और पॉपुलेशन जो किसी और जगह पर है तो आप उसको इस कम्युनिटी के अंदर जो है इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी और कम्युनिटी का हिस्सा होगी। तो यहाँ पे फिर उसकी एग्जांपल दी गई है, जैसा कि उसने कहा है फॉरेस्ट जो है वो एक कम्युनिटी है क्योंकि वहां पे एक ही सेम इन्वायरमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है? इंक्लूड डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई एंड प्लांट स्पीशीज। तो अब देखें इस फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर क्या होता है? डिफरेंट प्लांट स्पीशीज होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंजाई होते हैं, यहाँ पे क्या है कि एनिमल स्पीशीज, और डिफरेंट जो है वो क्या होंगी? एनिमल स्पीशीज होंगी। तो एक फॉरेस्ट के अंदर ये तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो मौजूद होती हैं, तो ये सब मिलकर जो है एक कम्युनिटी बनाती है, इसलिए इनके फॉरेस्ट जो है वो क्या है? एक कम्युनिटी है। यहाँ पे नेक्स्ट फिर कहता है कम्युनिटी क्या है? इज असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन पॉपुलेशन जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है एंड अदर पॉपुलेशन इज डिक्रीज। तो क्योंकि एक कम्युनिटी जो है वो असेंबलेज है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, डिफरेंट पॉपुलेशंस का, तो वहां पे डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो रह रही होती है। अब उसमें होता इस तरह के है कि एक कम्युनिटी जो है वो डायनामिक होती है, मिलके वो चेंज होती रहती है। किस तरह से? अगर एक पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है तो सेकंड जो है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर
लायंस की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली उनको फूड की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, जिसकी वजह से वो डेयर्स की जो है को जो है ज्यादा शिकार करेंगे, जिसकी वजह से डेयर्स की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होने लगेगी। इसी तरह अगर लायंस की पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है किसी भी वजह से, तो फिर ऑटोमेटिकली उनको फूड की जरूरत कम होगी, तो फिर वो कम शिकार करेंगे, इस वजह से जो डेयर्स की पॉपुलेशन है वो ऐसा ऐसा इंक्रीज होने लगती है। तो ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इस तरह से इनका रिलेशन होता है कि एक पॉपुलेशन डिक्रीज होती है तो दूसरी जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देखें, इनकी टाइप्स देखी है कम्युनिटी की। कम्युनिटीज की टू टाइप्स हैं, एक सिंपल कम्युनिटी एंड सेकंड जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। अब सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल दी गई है, अ फॉलन लॉग, एक गिरी हुई शाख जो है, एक दरख्त की गिरी हुई शाख जो है एक जगह पर अगर पड़ी है तो उसके नीचे कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, चंद एक पॉपुलेशन हो सकती है। तो यहाँ पे उसने यही बात की है, वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट, उसके नीचे मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशन जो है वो होंगी, बट उनका नंबर एंड साइज जो है पॉपुलेशन का वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, बहुत ही कम। फॉर एग्जाम्पल चांदे का मीन के आंट्स की पॉपुलेशन जो है वो मौजूद होंगी। इसके अलावा रैट जो है चांदे को हो सकते हैं, चांदे जो है इंसेक्ट्स हो सकते हैं। तो बहुत ही कम जो है उनका, उनकी तादाद भी बहुत ही कम होगी, उनकी पॉपुलेशन का साइज भी जो है बहुत ही कम होगा। जो मतलब बहुत ही, क्योंकि थोड़ी सी जगह होती है तो वहां पे बहुत ही कम जो है पॉपुलेशन जो है वो मौजूद होगी। नेक्स्ट देखें, चेंज इन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ये क्या करते हैं, कॉजेज ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। तो अब वो कहता है कि जो सिंपल कम्युनिटीज होती है ना, तो उनके खत्म होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं और उनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा इनके बुरे असरात पड़ते हैं। क्योंकि देखें, एक छोटी सी एक शाख जो है उसके नीचे चांदे की पॉपुलेशन जो है वो मौजूद हो सकती है। अब कोई भी चेंज आता है, कोई बायोटिक फैक्टर्स में चेंज आता है या फिर एबायोटिक फैक्टर्स में चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, बायोटिक लिविंग फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं। इनमें कोई भी चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई आग लग जाती है, तो उसमें क्या है कि वो जब उस शाख को आग लगेगी उसके नीचे जितनी भी पॉपुलेशन होगी वो सारी की सारी खत्म हो सकती हैं। और इसका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिक हो सकता है, मीन के बहुत ज्यादा टाइम के लिए हो सकता है। हो सकता है कि बाद में यहाँ पे एक पॉपुलेशन जो है एक कम्युनिटी के आबाद होने में बहुत ज्यादा टाइम लगे। तो इसलिए वो कह रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो है वो पड़ते हैं सिंपल कम्युनिटी के ऊपर। नेक्स्ट फिर यहाँ पे बताया गया कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। अब कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी जो है वो क्या होती है, जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन होती हैं, जिनमें पॉपुलेशन का साइज भी बहुत ज्यादा होगा और उनका नंबर जो है वो बहुत ज्यादा होगा, उसको कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कहा जाता है। उसकी एग्जाम्पल जैसे कि फॉरेस्ट कम्युनिटी और पॉन्ड कम्युनिटी, तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट फिर लेवल आ जाता है बायोस्फीयर लेवल। तो इसमें देखें वो कहता है पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिट बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज। तो उसको आप क्या कहते हैं, ये बायोस्फीयर है। तो बायोस्फीयर क्या होता है, मीन के वो जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट कम्युनिटीज जो है वो मौजूद होती हैं, उसको आप क्या नेम दे सकते हैं, बायोस्फीयर। अब स्फीयर क्या होता है, एक सर्कल शेप को कह सकते हैं। तो अब देखें वहां पे जहाँ जहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद है, तो उस पार्ट को आप क्या कहेंगे, ये बायोस्फीयर है। तो अर्थ पर तो हर जगह पर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद है। तो इट्स मीन के अर्थ का ये जो उसकी लेयर है, ये जो अपर सरफेस है, इसको आप क्या कह सकते हैं, ये बायोस्फीयर है। तो अब देखें बायोस्फीयर क्या होता है, कंस्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम्स। तो क्योंकि बायोस्फीयर के अंदर जो है तमाम किस्म के इकोसिस्टम्स मौजूद होते हैं, इस वजह से इसको एक और नेम भी देते हैं हम, जोन ऑफ लाइफ, मिलकर कुराए जिंदगी। वो भी हम किसको कह सकते हैं, बायोस्फीयर को। अब यहाँ पे इकोसिस्टम जो है उनकी डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पे बताया गया एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो एक एनवायरनमेंट के अंदर जो जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उस एरिया को आप क्या नेम देते हैं, ये इकोसिस्टम है। तो ये डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। इकोसिस्टम की डेफिनेशन है, ये भी शॉर्ट में आती है। बायोस्फीयर जो है ये भी शॉर्ट में आता है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। कम्युनिटी की डेफिनेशन जो है ये आ सकती है। इसी तरह पॉपुलेशन की डेफिनेशन जो है ये भी आ सकती है। दो और डेफिनेशन हमारे पास दी गई है, एक स्पीशीज की डेफिनेशन दी गई है, एक हैबिटेट की डेफिनेशन दी गई है। उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पीशीज क्या होती है, स्पीशीज जो है ये एक ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, जो क्या होते हैं, कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो इंटरब्रीड करने की सलाहियत रखते हैं। एंड
प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो एक्चुअली स्पीशीज क्या होता है, मीन के एक ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कैपेबल होता है ऑफ ब्रीड इंटरब्रीडिंग, जो आपस में इंटरब्रीड करने की सलाहियत रखता हो, एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ऐसे ग्रुप को आप क्या नेम देते हैं, ये स्पीशीज है। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मीन जो आगे अब जिनसी तौलीद करने की सलाहियत रखते हो, ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है, ये स्पीशीज है। नेक्स्ट जो है फिर हैबिटेट की डेफिनेशन दी गई है। हैबिटेट क्या होता है, एक ऐसा मीन के एरिया जहाँ पे इन्वायरमेंट का वो एरिया जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है, उसको आप क्या नेम देते हैं, हैबिटेट। तो क्या कहता है, एरिया ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का ऐसा एरिया जहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो लिव करता है, तो ऐसा इन्वायरमेंट का एरिया जो है उसको आप क्या नेम देते हैं, ये हैबिटेट है। तो यहाँ तक हमारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्लीट होते हैं। इनमें से जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर छोटे छोटे जो शॉर्ट हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अगर आ जाते तो 2 to 3 जो है वो पूछे जा सकते हैं। या फिर इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इसमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।